कल हमने ब्लड में पाए जाने वाली विभिन्न रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ा था। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की हम बात कर रहे थे, तो हमने आपको ये कहा था कि एक तो उसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और जिसमें ये कणिकाएं सस्पेंडेड रहती हैं वो प्लाज्मा कहलाता है। तो हम आज इसके दूसरे भाग पर आते हैं, प्लाज्मा। उसके पहले अगर हम देखें कि ब्लड और प्लाज्मा के डिफरेंट वॉल्यूम्स क्या क्या हैं, तो टोटल ब्लड वॉल्यूम जैसा कल बता रहा था मैं कि 7% ऑफ बॉडी वेट होता है और लगभग 5 लीटर ये होता है। इस पूरे में 60% प्लाज्मा और 40% आरबीसीज होती हैं। ये जो परसेंटेज हैं ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? जेंडर, वेट और दूसरे फैक्टर्स पर। इसके बारे में हम यहाँ पर और डिटेल से बात करेंगे। प्लाज्मा कंपोजिशन एंड फंक्शन, कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है और ये क्या कार्य हमारे यहाँ पर करता है। तो प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का एक निर्जीव ग्राउंड फ्लूइड होता है। ग्राउंड फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें जो कणिकाएं हैं ये सस्पेंडेड रहती हैं और ये विस्कस होता है पानी से, क्योंकि इसके अंदर सब्सटेंसेज जो हैं वो घुले हुए रहते हैं और इसमें 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% साल्ट और 0.1% ग्लूकोज होता है। अब इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम डिटेल में देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो आउट ऑफ 5 लीटर टोटल ब्लड वॉल्यूम का 3 लीटर ये होता है। नॉन सेलुलर पार्ट है, इसके अंदर सेल्स कोई नहीं होगी। काम क्या करता है ये कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के साथ में सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र करने का काम ये करता है। कंपोजिशन की बात करें हम यहाँ पर, तो इसमें हम कुछ कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो कैटेगरी के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम एक बार जनरल इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं और एक बड़ी मात्रा बाइकार्बोनेट आयंस की भी होती है और कुछ छोटी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और ऑर्गेनिक एसिड आयंस जो हैं वो होते हैं। प्लाज्मा की कंपोजिशन किडनी के द्वारा रेगुलेट की जाती है। इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। ये लार्जेस्ट पोर्शन है, 90% वाटर होता है जैसा मैंने अभी बताया था। और वाटर जो है एक मीडियम का काम करता है जिसमें कि आपका जो मटेरियल्स हैं वो ले जाए जाते हैं, ब्लड के द्वारा ले जाए जाने वाले, और ये हीट को एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है ब्लड में। इसके इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट की बात करें सबसे पहले अगर हम यहाँ पर, तो प्लाज्मा के जो अकार्बनिक घटक जिनको हम कह रहे हैं यहाँ पर, इसमें टोटल ये प्लाज्मा का 1% होता है बाई वेट और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले आयन सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं। इसके अलावा बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आदि आयन भी इसके अंदर होते हैं। अब ये फंक्शन क्या करते हैं यहाँ पर कि ये एक तो मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी जो कोशिकाओं की जिनके की ये संपर्क में आते हैं उनको एक्साइट करने का काम इन आयनों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि कोशिकाओं के चारों ओर रहता है, उसके बीच में ये परासरण दाब को बनाए रखते हैं और ब्लड के पीएच को परिवर्तित होने से रोकते हैं। इसमें हमने बताया था आपको पहले कि ब्लड जो है हमारा वो हल्का क्षारीय होता है, यानी उसका पीएच लगभग 7.4 होता है और इसमें कुछ मात्रा में आयरन, कॉपर और आयोडाइड आयंस भी रहते हैं। इसके ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो एक इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं
ये प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% भाग जो है वो बनाती हैं। और इनके अलावा इसके अंदर पोषक पदार्थों के रूप में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। दूसरे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जिनको कि ये कैरी करता है, इसको हम कहते हैं कि ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन और बिलिरुबिन ये पाए जाते हैं। ये सभी पदार्थ जो हैं वो प्रोटीन उपापचय के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कि ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये ध्यान रखने की चीज़ है कि ये प्लाज्मा के घटक नहीं हैं, लेकिन प्लाज्मा जो है वो इनको ट्रांसफ़र करता है, जैसे हार्मोन्स और कुछ लिपिड। एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो सब्सटेंस हैं उनको हम हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन ब्लड के द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन ये प्लाज्मा के घटक नहीं हैं। इसके अलावा इसके अंदर डिज़ोल्व गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डिज़ोल्व गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका ट्रांसफ़र जो है वो किया जाता है। और लास्ट जो है हम हार्मोन की बात कर रहे थे कि हार्मोन जो है वो इस तरह से ले जाया जाता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती हैं उनके बारे में अगर हम डिटेल से बात करें तो हमने कहा था कि 6 to 8% बाय वेट ये होती हैं। ये प्लाज्मा के वॉल्यूम को यानी आयतन को नियंत्रित करने का काम करती है, बनाए रखती हैं, और ये पीएच को मेंटेन करने का काम करती हैं। ये ऐसे सब्सटेंस के साथ जो कि प्लाज्मा में कम घुलनशील होते हैं, जैसे कि आपका TSH, कोलेस्ट्रॉल और आयरन, उनको बाइंड कर लेती हैं, जिससे कि उनको ये ट्रांसफ़र आसानी से कर सकती हैं। इसके अलावा जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो भी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, और कुछ इनएक्टिव सर्कुलेटिंग प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स जैसे आपका एंजियोटेंसिनोजन, जो कि बाद में एंजियोटेंसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इम्यूनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गामा ग्लोबुलिन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि बॉडी के लिए क्रूशियल होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, उनको भी इसमें लिया जाता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात कर रहे थे, ऑस्मोसिस में फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये उसको नियंत्रित करते हैं। ओके, ब्लड कंपोजिशन और सेल काउंट जो है हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। और प्रोटीन जो है उसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसको फंक्शन जो हैं इनको एक बार और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, कि प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं वो क्या काम इसके अंदर करती हैं। कि प्लाज्मा प्रोटीन ऑन्कोटिक प्रेशर उत्पन्न करती है जिसका मान 30 मिलीग्राम 30 mm ऑफ मर्करी के बराबर होता है। एम्फोटेरिक होती है, इसलिए एसिड बेस बैलेंस बनाए रखती हैं, और शांता को विस्कोसिटी प्रदान करती है ये, और ब्लड कोगुलेशन में ये मदद करती हैं। और जैसे मैंने कहा था कि आयोडीन, कॉपर, आयरन और कार्टिसोन के संबंध में इनमें मदद की जाती है। किसके द्वारा? अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो हैं ये हार्मोन्स और इन सब्सटेंस को ले जाने का काम करती है। इसी तरह से गामा ग्लोबुलिन की बात करी थी हमने, तो एक और चीज़ इसके अंदर पाई जाती है जिसको हमने कहा था कि ब्लड ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो प्लाज्मा में 1% पाई जाती है, लेकिन इसकी सांद्रता जो है 0.080% से 0.14% तक बदलती रहती है। कुछ अन्य शर्कराएं भी इसके अंदर उपस्थित रहती हैं। मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज की सांद्रता के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 0.04% या इससे कम हो जाता है तो इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है, ऐंठन होने लग जाती है, और डेथ भी इस केस में यहाँ पर हो सकती है। ओके, तो ये यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है कि ब्लड का कंपोजिशन हमने पढ़ लिया है। तो ओवरऑल ब्लड जो है वो काम क्या करता है, पहले हमने कार्पोसेल्स पढ़ी, अब ब्लड प्लाज्मा पढ़ा, इनमें जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो जो काम करते हैं वो सब मिला करके और हम कह सकते हैं कि ये ब्लड के फंक्शन है। इनको एक एक करके और हम थोड़ा सा रिवीजन के रूप में ले लेते हैं कि गैस का ट्रांसपोर्ट करता है नंबर एक चीज, ब्लड जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, तो ये
ट्रांसफ़र करने का काम करता है ऑक्सीजन को लंग से कोशिकाओं तक, और वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये लंग्स तक वापस पहुँचाता है। इसी तरह से पोषक पदार्थों का ट्रांसफ़र ये करता है। एलिमेंट्री केनाल में जो डाइजेशन हमने पढ़ा था उसमें बताया था कि किस प्रकार से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल इनको एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, और यहाँ से इनको जो पोर्टल सिस्टम है हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, उसके द्वारा सबसे पहले यकृत में पहुँचाया जाता है। ये कार्य ब्लड करता है और वहाँ से फिर ये डिफरेंट सेल्स को जिनकी आवश्यकता होती है उसके आधार पर वहाँ पहुँचाने का काम ये करता है। इसी तरह से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपका यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इनको ये पहले वृक्क तक पहुंचाता है और वहाँ से फिर ये आपका उनको वहाँ सेपरेट कर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरे जो अन्य पदार्थ हैं जैसे आपका एंटीबॉडीज हो गया, एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, ये भी ब्लड के द्वारा ले जाए जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, वो है बॉडी टेम्परेचर का, जिससे मैं पहले बता रहा था आपको कि ये परिधीय भागों में जा कर के जो हमारे जो आंतरिक भाग होते हैं उनसे ब्लड हमारे पेरिफेरल सर्कुलेशन में आता है स्किन तक, और वहाँ से हीट जो है वो रेडिएशन के रूप में बाहर निकल जाती है। रोगों से प्रतिरक्षा के बारे में हमने पढ़ा था कि जो WBC हैं वे फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा शरीर में आने वाले रोगाणुओं को भक्षण करके और नष्ट कर देते हैं। इसी तरह से लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाती हैं जो कि बाहर से जो एंटीजन आ रहे हैं उनके साथ क्रिया करके और उनको निष्क्रिय कर देती है। तो इन दोनों क्रियाओं से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो है वो है कि अगर कहीं चोट लग जाती है तो उनकी मरम्मत करने में भी ब्लड का सक्रिय योगदान होता है। WBC और लिम्फोसाइट्स जो हैं वो वहाँ पर पहुँच करके और जो कोशिकाएं हैं उनकी ग्रोथ, रिपेयर के लिए और उनको कोशिकाओं को विभाजन होने के लिए उत्तेजित करती है। ये ब्लड जो है हमारे शरीर में आयन के बैलेंस को बनाए रखने का काम भी करता है। इसी तरह से pH नियमन के बारे में बात करी थी हमने, और एक ब्लड क्लॉटिंग का है। इसका पूरा मैकेनिज्म हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तो वहाँ बताऊंगा मैं आपको कि रुधिर में स्कंदन की क्षमता होती है जिससे जब चोट लग जाती है तो ब्लड जो है वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है, और हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियमित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है, और विस्कोसिटी और आयतन को नियंत्रित करके इनडायरेक्टली ये आपके जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी ये नियंत्रित करने का काम करता है। और लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि लिम्फ का फॉर्मेशन इसके द्वारा होता है। कि लसीका वास्तव में क्या है कि ये फिल्टर्ड प्लाज्मा ही होता है और ये सभी ऊतकों को नम बनाए रखता है जिनके बीच में ये भरा हुआ रहता है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, कि ब्लड ग्रुप जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनका क्या महत्व होता है। इसके बारे में अगर हम बात करें कि ब्लड ग्रुप और इनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो जब किसी व्यक्ति का ब्लड जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। सामान्यतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता कब होती है कि या तो चोट लगने की वजह से ब्लड जो का लॉस हो गया हो, या फिर जब कोई ऑपरेशन किया जा रहा हो, सर्जरी की जा रही हो, तब जो है वो उसमें रक्त की कमी हो गई है तो उसको आर्टिफिशियली हम किसी दूसरे ह्यूमन बींग्स का जो कि उसी के ब्लड ग्रुप का होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, वो रक्त जो है वो दिया जाता है। तो रक्त के कई अलग अलग समूह होते हैं और इनको अलग अलग सिस्टम्स कहा जाता है। यहाँ पर आपका ABO ब्लड ग्रुप जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जीन अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं। ओके, तो अलग अलग 20 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं जिनके आधार पर हम ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका ABO और RH ग्रुप होता है। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ABO जो ब्लड ग्रुप है, मनुष्य के रुधिर में जो RBC है उसमें 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, A और B, और इसी तरह से प्लाज्मा में
एंटी ए या एंटी बी, या जिनको हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं, उनके एंटीजन इसके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती है। एंटीजन ए के एंटीबॉडी या जिनको हम ए ग्लूटिनिन कहते हैं, एंटीजन बी उसके संपर्क में अगर आ जाता है तो ए ग्लूटिनेशन की क्रिया हो जाती है। यानी ए ब्लड ग्रुप वाले को अगर आपने बी ब्लड ग्रुप दे दिया तो एंटीजन ए और एंटीजन बी इनके कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसके कारण से एग्लूटिनेशन हो जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो हैं वो पाए जाते हैं। इन ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले 1990 में वेना के पैथोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ए, बी और ए बी की, जबकि ओ ब्लड ग्रुप की खोज 1902 में डी कॉस्टिलो और स्टर्ली ने की थी। अब एबीओ ब्लड ग्रुप जो है हमारा सिस्टम, इसके बारे में अगर हम बात करें, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो टाइप ए ब्लड ग्रुप जो है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है उसका मतलब क्या हुआ कि आप में ए एंटीजन है आरबीसी पर और बी एंटीबॉडी आपके ब्लड प्लाज्मा में है। यहाँ देखिए आप, ये ए एंटीजन, ये आरबीसी हो गई है आपकी, इसकी सतह के ऊपर एंटीजन ए है, जबकि एंटीबॉडी कौन सी होगी इसके अंदर, बी एंटीबॉडी होगी। इसको एंटी बी भी कहा जाता है। ओके, इसी तरह से अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो इसका अर्थ ये है कि आपके आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन है और प्लाज्मा में आपके ए एंटीबॉडी होगी। ध्यान से देखिए वापस इसको, ए ब्लड ग्रुप जिस प्रकार की एंटीजन होगी उसी प्रकार का आपका ब्लड ग्रुप होगा ए और बी के केस में। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी है तो बी हो जाएगा। ए के केस में प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो बी होगी और बी ब्लड ग्रुप वाले के प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होती है। जैसा मैंने कहा था कि हम ए वाले को बी का रक्त नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों ही एंटीजन जो हैं वो पाई जाएंगी यहाँ पर और कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर ब्लड के अंदर नहीं होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसके कारण से हम इसको कोई सा भी ब्लड जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने जो पढ़ा उससे हम कह सकते हैं कि ए वर्ग का रुधिर केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जा सकता है जिनके रुधिर में एंटीबॉडी ए हो, अर्थात ए जो है वो ए और ए बी वाले व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद और चर्चा करेंगे। एक और ब्लड ग्रुप आ जाता है ओ। ओ ब्लड ग्रुप वो होता है जिसके अंदर कोई एंटीजन आरबीसी की सतह के ऊपर नहीं होती है, लेकिन एंटीबॉडी उसमें ए और बी दोनों के लिए होती है, ओके। इसलिए इसको हम न तो ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, न बी दे सकते हैं और न ए बी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है इसलिए ये सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ओ वर्ग के व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और ए बी वर्ग के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप से, किसी भी ब्लड ग्रुप से मतलब क्या हुआ, ए वाले से, बी वाले से या ओ वाले से ब्लड ले सकता है, ठीक है। जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वो, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, रक्त में जब दो डिफरेंट टाइप के रक्त समूह मिलते हैं तो उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है और इसमें कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ये सभी को ब्लड दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है। इसलिए ये किससे रक्त ले सकता है, जिसकी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं हो, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ये ले सकता है। तो इनकी जो हेरिडिटी है वो जीन पेयर से निर्धारित की जाती है। इन जीन के 3 एलील होते हैं और ये जीन्स एंटीजेंस का
निर्माण को नियंत्रित करते हैं। जैसे इनको हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई ए वाला जो होगा वो एंटीजन ए उत्पन्न करता है, आई बी जो है वो बी उत्पन्न करता है, और आई जो होगा सिंपल, उसमें कोई भी एंटीजन उत्पन्न नहीं होगा। तो ए वाले को हम आई ए से बता सकते हैं, आई ए, बी वाले को आई बी या आई स्मॉल बी आई के द्वारा, और ए बी वाला जो है वो आई बी होगा, और ओ जीन संरचना वाला आई होगा, यानी कि उसके ऊपर कोई भी एंटीजन के लिए जीन जो है वो नहीं होगा। The A and B antigens are also produced by some other plants and microorganisms. Thus, individuals who do not recognize one or more of these antigens as self will produce antibody against the plant or microbial antigens. तो कभी कभी क्या होता है कि हम अगर इनसे वो ले लेते हैं, कुछ प्लांट्स जो को कंज्यूम कर लेते हैं और उनके अंदर ए या बी एंटीजेंस हैं, तो उसके एलर्जिक रिएक्शंस जो है हमारी बॉडी के अंदर होने लग जाती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? एबीओ मिसमैच ट्रांसफ्यूजन्स रेयर हैं, मे बी लाइफ थ्रेटनिंग, अगर किसी को दूसरे का ब्लड दे दिया है तो उसकी वजह से नुकसान हो सकता है, और ये क्लिनिक इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस कर सकता है, और ओ ग्रुप वाले जो पेशेंट हैं उनमें ये और अधिक नुकसान जो है वो कर सकता है। जेनेटिक्स का बारे में बता रहा था मैं आपको अभी यहाँ पर कि एबीओ जीन लोकस जो है क्रोमोसोम 9 के ऊपर होता है, और ए और बी ब्लड ग्रुप जो हैं वो डोमिनेंट हैं ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर, इनका जीन जो है वो डोमिनेंट होता है, और ए और बी अगर दोनों आ जाते हैं साथ में तो ये को डोमिनेंट होता है, यानी ए बी जो है ब्लड ग्रुप बन जाएगा उसका। एंटीजेंस जो हैं वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं, और जीन जो हैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें से 23 जो हैं वो मदर से आते हैं, 23 जो हैं वो फादर से आते हैं। इसकी हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो ये आपका ब्लड ग्रुप तक जो है वो पूरा हो जाता है। एक और चीज़ जो इसके अंदर आती है वो है आपका RH कारक, H एंटीजन या RH कारक जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर। इसको समझिए कि इसको 1940 में लैंड स्टीनर और विनर ने रिसस मकाक में खोजा था, जिसके कारण से इसको RH एंटीजन कहा जाता है। ओके, और इसका RH से हम इसको डिनोट करते हैं। जिन रक्त कणिकाओं में यानी RBC के अंदर RH एंटीजन होता है उनको RH पॉजिटिव करते हैं, और जिनमें RH जो एंटीजन है वो नहीं होता है उनको RH नेगेटिव कहते हैं। तो वर्ल्ड में लगभग 85% लोग जो हैं वो RH पॉजिटिव हैं, और 15% जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर 90% जो लोग जो हैं RH पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो RH नेगेटिव के रुधिर में ऐसी भी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी जो RH कारक के साथ में प्रतिक्रिया दर्शाती है, परंतु ये एंटीबॉडी ऐसे व्यक्ति के शरीर में RH कारक की स्थिति उत्पन्न करती है। यदि किसी RH नेगेटिव व्यक्ति में प्रथम बार RH पॉजिटिव का रुधिर प्रवेश कराया जाता है तो कोई एंटीजन एंटीबॉडी की एग्लूटिनेशन की क्रिया नहीं होगी, लेकिन उसके शरीर में उस कारक के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण प्रथम ट्रांसफ्यूजन के ऊपर हो जाएगा। और अगर दूसरी बार उसको दे दिया जाता है तब उन सेल्स की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और उसके कारण से वो ब्लड का जो है वो क्लॉटिंग हो जाता है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो मैं बताना चाह रहा था आपको यहाँ पर, ये दूसरे ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं वो आपके उसमें नहीं है। तो एक और चीज़ जो है आपका वो बताना चाह रहा था मैं आपको, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखें इसको कि हम इसको किस प्रकार से समझाएंगे कि ये स्थिति कब आती है कि जब एक RH नेगेटिव मदर में RH पॉजिटिव मनुष्य से शादी हो जाती है और गर्भ धारण करने पर RH कारक के प्रति वो सेंसिटाइज्ड हो जाती है। तो गर्भ के अंदर विकास के समय भ्रूण की कुछ कोशिकाएं माता के प्रथम
संतान में लगभग सामान्य होती है। यह देखा गया है कि माता को सुग्राही बनाने के लिए कम से कम एक प्रेगनेंसी की जरूरत होती है। इस स्थिति में माता के एंटीबॉडी जो हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण के अंदर पहुंच करके और उसकी रुधिर कणिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं, और ये जो क्षति है वो एग्लूटिनेशन या हीमोलाइसिस के रूप में हो जाती है, जिसके कारण से शिशु के मृत्यु हो जाती है। तो इसको हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं। एक और ब्लड कारक है आपका एम और एन फैक्टर। इनके अतिरिक्त एक और एंटीजन जो है वो पाया जाता है ए और बी के अलावा, जिसको हम एम और एन कहते हैं। इसके आधार पर 3 जो हैं वो ब्लड ग्रुप बनते हैं। ये सबसे पहले लेंस्टीनर और लेविन ने बताया था कि हम 3 वर्गों के अंदर इनको कर सकते हैं। एम हो जाएगा एक, दूसरा एन हो जाएगा और तीसरा एम एन हो जाएगा। एम में जो एंटीबॉडी के साथ जो प्रक्रिया होती है वो एंटी एम आरबीसी जो होती हैं वो एम एन ब्लड ग्रुप में उसके साथ में क्रिया करती हैं, जबकि एम एन वाला जो है वो क्रिया नहीं करती है। और सीरम में एंटीबॉडी जो है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है एम ब्लड ग्रुप में। और जो एंटीजन की हम बात कर रहे हैं, एम वाले में एम एंटीजन होगी, एन वाले में एन एम होगी और एम एन वाले में एम एन होगी। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप जो है वो हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट जो है वो हम ब्लड क्लॉटिंग, और फिर क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर भी एक पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए इसको हम अलग से सेपरेट लेंगे, और इसके जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। और अगले में हम इसके साथ साथ हृदय की संरचना के बारे में पढ़ लेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें आपके कार्डियक साइकिल के रूप में पूछा जाता है। तो कार्डियक साइकिल जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से ये काम करता है। ओके, थैंक यू।